अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी को चाचा या मामा बुलाते हैं, तो ये सिर्फ रिश्ते के नाम है या कुछ और? असल में ना, ये नाम एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक जटिल सामाजिक पहेली के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और नातेदारी यानी किनशिप की जो हैरान कर देने वाली दुनिया है, उसमें गोता लगाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर समाज में तो है, लेकिन हर जगह इसके रंग रूप मतलब बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस तरह से हम अपने परिवार के रिश्तों को देखते हैं, वो दुनिया का इकलौता नजरिया है ही नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपका चचेरा भाई, जिसे हम कजिन कहते हैं, वो असल में आपका सगा भाई माना जाता हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। ये एक आम सा परिवार का नक्शा लगता है। बीच में जो ईगो लिखा है उसे आप खुद मान लीजिए। देखिए, मानव विज्ञानी जब भी किसी परिवार के रिश्तों को समझते हैं ना, तो हमेशा ईगो को सेंटर में रखते हैं। मतलब वो व्यक्ति जिसके नजरिए से पूरे परिवार के नक्शे को देखा जा रहा है। तो मान लीजिए कि आप ही हैं हमारे ईगो, और यहीं से हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपका परिवार एक नए नक्शे पर, और यहां हम देखेंगे कि नातेदारी सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का कल्चरल मैप है। एक बहुत मशहूर मानव विज्ञानी हुए रॉबिन फॉक्स, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मानव शास्त्र के लिए नातेदारी वही है जो फिलॉसफी के लिए लॉजिक या आर्ट के लिए न्यूड है। ये इस विषय की आत्मा है। मतलब सीधा सा है, अगर हमें इंसानी समाज को समझना है तो हमें नातेदारी को समझना ही होगा। ये एक इतनी बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संबंधों के नियमों की। चलिए उन बेसिक रूल्स को समझते हैं जिनसे दुनिया भर के परिवार बनते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये नातेदारी है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये समाज का एक नियम कानून है, एक सिस्टम है जो ये तय करता है कि कौन किसका रिश्तेदार है। लेकिन ये सिर्फ खून के रिश्ते तक ही नहीं रुकता। ये भी तय करता है कि समाज में किसी की भूमिका क्या होगी, उसके अधिकार क्या होंगे और उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सोशल जीपीएस है जो समाज में आपकी लोकेशन बताता है। अच्छा, तो ये रिश्तेदार बनते कैसे हैं? मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है खून का रिश्ता, जिसे हम कहते हैं कंसैंग्विनस, जैसे माता पिता और बच्चे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। और दूसरा तरीका है शादी से बनने वाला रिश्ता, इसे एफिनल कहते हैं। इसी से सास ससुर, देवर भाभी जैसे रिश्ते बनते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, वंश कैसे तय होता है। देखिए, एक होता है पैट्रीलिनियल सिस्टम, यानी पितृवंशीय। यहां पहचान और विरासत पिता के परिवार से चलती है। और दूसरा होता है मैट्रिलिनियल सिस्टम, यानी मातृवंशीय, जहां सब कुछ मां के परिवार से तय होता है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। इससे यह तय होता है कि जमीन का मालिक कौन होगा, घर का मुखिया कौन बनेगा, यहां तक कि सरनेम क्या होगा। चलिए अब जरा नातेदारी की 6 प्रणालियों को देखते हैं। ये वो अलग अलग नक्शे हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया भर की संस्कृतियां अपने परिवार को समझने के लिए करती हैं। एक महान मानव विज्ञानी थे, जॉर्ज मर्डॉक। उन्होंने सालों तक स्टडी की और पाया कि दुनिया भर के समाजों में परिवार को देखने के मोटे तौर पर 6 बेसिक तरीके हैं। जी हां, पूरे 6 अलग अलग नजरिए। अब इन 6 में से हम 3 सबसे दिलचस्प सिस्टम्स को समझेंगे। पहली है हवायन, जो बहुत ही सरल है। दूसरी है एस्किमो, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, जहां चाचा अलग हैं, मामा अलग हैं। और तीसरी है इरोक्वा, जो बहुत ही अनोखी है। ये तो चचेरे ममेरे भाई बहनों में भी फर्क करती है। कैसे, ये अभी देखते हैं। अब ये बहुत कमाल की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे एस्किमो सिस्टम में चाहे चाचा का लड़का हो या मामा की लड़की, सबके सब कजिन हैं, सिंपल। लेकिन अब हवाईयन सिस्टम में देखिए, वहां आपके सभी कजिन आपके सगे भाई बहन बन जाते हैं, है ना कमाल की बात। और इरोक्वास सिस्टम तो और भी दिलचस्प है। यहां मौसी का बच्चा तो भाइया बहन है, लेकिन मामा का बच्चा कजिन है। सोचिए, ये तो रिश्तों का पूरा गणित ही बदल देता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इरोक्वास सिस्टम में मौसी को मां कहा जाता है और चाचा को पिता। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मां और मौसी में कोई फर्क नहीं है, और पिता और चाचा में भी कोई फर्क नहीं है। वो सब एक तरह से माता पिता ही हैं। ठीक है, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर,
परिहास, परिहार और सम्मान। अब देखते हैं कि ये सारे नियम हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, नातेदारी सिर्फ ये नहीं बताती कि किसे क्या बुलाना है, ये भी तय करती है कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक तरफ है परिहार का रिश्ता, जहां बहुत ज्यादा सम्मान और एक दूरी होती है, जैसे उत्तर भारत में बहू और ससुर के बीच का रिश्ता, जहां बहू पर्दा करती है। और दूसरी तरफ है परिहास का रिश्ता, मतलब मजाक का रिश्ता, जैसे देवर और भाभी के बीच, जहां हंसी मजाक की पूरी छूट होती है। ये नियम समाज में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। अब एक और अनोखे रिश्ते की बात करते हैं। इसे कहते हैं एविंकुलेट। कुछ मातृवंशीय समाजों में, जैसे कि पैसिफिक ओशन के ड्रोबीरैंड आइलैंड के लोगों में, पिता से ज्यादा जरूरी भूमिका मामा की होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। मामा ही असली गार्जियन होता है, वही सब कुछ सिखाता है और उसी की संपत्ति विरासत में मिलती है, पिता की नहीं। और अब शायद सबसे अजीब प्रथा के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है कुवाद। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ पत्नी बच्चे को जन्म दे रही है और दूसरी तरफ पति भी बिस्तर पर लेटा हुआ लेबर पेन का नाटक कर रहा है। वो भी पत्नी की तरह ही परहेज करता है, सारे नियम मानता है। ऐसा माना जाता है कि ये समाज को ये दिखाने का एक तरीका है कि भाई वो भी बच्चे के जन्म में बराबर का भागीदार है और वही असली पिता है। तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं, नातेदारी आज भी क्यों मायने रखती हैं? मतलब क्या ये सब पुरानी बातें आज भी हमारे लिए कोई मतलब रखती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल रखती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नातेदारी समाज का एक ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा है। यही तय करती है कि शादी किसके साथ हो सकती है और किसके साथ नहीं, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, यहां तक कि कौन सा रिश्तेदार पूजा में कहां बैठेगा। ये वो अदृश्य गोंद है जो पूरे समाज को एक साथ जोड़कर रखता है। तो अगली बार जब किसी को मामा या चाची बुलाएं तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। वो शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे समाज की पूरी कहानी कहता है। तो अब इस सवाल को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं कि आपका अपना नातेदारी का नक्शा आपकी दुनिया को, आपके फैसलों को और आपके रिश्तों को कैसे आकार देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।